हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं और रोटेशनल डायनामिक्स के चैप्टर के अंदर हम समझते हैं पहले डायनामिक्स वर्ड होता क्या है। डायनामिक्स, अब बात समझोगे तो एक फैन अगर आपके सामने है, इमेजिन इट, फैन जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो एक मोशन में है। मोशन वो जो हो रहा है विथ हैविंग एन एक्सटर्नल फोर्स इन इट, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो मोशन हो रहा है ऐसे टाइप्स के ही हम मोशंस को डायनामिक्स कहते हैं। एंड डायनामिक्स जो है ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, जो कि है फर्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन और दूसरा जो है वो होता है रोटेशनल मोशन। और इन्हीं दोनों पार्ट के बारे में हम इस पूरे चैप्टर के बारे में डिटेल ही पढ़ने वाले हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो हम अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो है ये क्या होता है? द मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल, द मोशन along the circumference of circle in circular path is called circular motion। उसी को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन ये एक्चुअली किस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सर्कुलर मोशन की देखी जाए तो हमारे पास हम वो मोशन को सर्कुलर मोशन करेंगे जिसके पास ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसे मोशन जो एक्सेलरेटेड है। अब एक्सेलरेटेड मतलब क्या? अगेन फैन को देखो, फैन जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तब वो अपनी डायरेक्शन हर वक्त चेंज कर रहा है मोशन के समय, बराबर है। देखो, कभी फैन जब रोटेट हो रहा है तो कभी इस मोशन में है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वो एक एक्सेलरेटेड मोशन में है। ठीक है, इसको अगर कोई पूछेगा हाउ कैन यू से एक्सेलरेटेड मोशन इज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम इसको समझाने के लिए बोलेंगे एज इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, चेंजेस इट्स डायरेक्शन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है सर्कुलर मोशन की वो ये होती है कि इट इज अ पीरियोडिक मोशन, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब पीरियोडिक मोशन से सर्कुलर मोशन कैसे समझाया जाएगा? तो आप सबको पता है पीरियोडिक मतलब क्या कि इट मूव्स इन ए सेम पाथ एंड रिपीट्स इट अगेन एंड अगेन। तो वो क्या कर रहा है? अपनी पाथ को बार बार रिपीट करता है। जब वो एक पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है तब हम उसको बोलते हैं इट इज अ पीरियोडिक मोशन। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स सर्कुलर मोशन के लिए इंपॉर्टेंट है और वो आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, राइट। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले पार्ट पर, और अगर सर्कुलर मोशन के अंदर सर्कुलर मोशन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीजें की शुरुआत थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा होगा तो यार ये तो क्लास 11th में हमने सीखा ही है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात इस सब चीज की हुई थी, तो बात सही है। क्लास 11th में हमने मोशन इन प्लेन के अंदर इस चैप्टर को पढ़ा था। ठीक है, और क्लास 11th में हमने कुछ फंडामेंटल्स भी पढ़े थे, वो हमें अभी इस्तेमाल करने हैं, सीखने हैं। अब देखो, ये सारी चीजें आपको कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो फर्दर एंड हम अब पढ़ेंगे इसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे हमने लीनियर में पढ़े थे क्लास 10th में। क्लास 11th में एंगुलर में पढ़े, अब थोड़ा भूल गए हैं, तो चलो उसको पहले रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो पहली बात, अगर हम
एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब के कर्व्स बनाएंगे। तो देखो मैं दो कॉलम बनाता हूं, एक कॉलम बना रहा हूं लीनियर का, दूसरा कॉलम बना रहा हूं एंगुलर का। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दे दो, हमारे पास तीन बॉडीज हैं, एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा बाद में आते हैं। इस पिक्चर से पहले मैं एक और बात यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप किसको कहोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को समझाने की कोशिश करेंगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम एस से बताते हैं। किससे बताते हैं? एस से। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से बताया जाता है। लीनियर वेलोसिटी को हम वी से बताते हैं और लीनियर एक्सेलरेशन को हम ए से बताते हैं। ये सारी चीजें आपने पहले भी सीख के रखी है। सेम वे लीनियर के अंदर अगर ये सारी चीज है तो एंगुलर के अंदर डिस्प्लेसमेंट हम थीटा से बताते हैं, वेलोसिटी एंगुलर के अंदर हम ओमेगा से बताते हैं और एक्सेलरेशन हम एंगुलर के अंदर अल्फा से बताते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बस ध्यान में रख लो। बाकी हम यहां पर बढ़ते हैं और पहले हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है जो कवर हो रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी बदल जाती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम उसे बोलते हैं एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर फ्रॉम मूविंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर when moving from one point to other point। ठीक है, थोड़ा इमेजिन करते हैं। ये बातें लिखने में तो आसान लगती है, समझ में कम आती है। देखो, अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और सर्कुलर मोशन के अंदर हमने इसको रखा है, तो सीधे सा केयरफुली, ये हमारा पॉइंट सेंटर है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, बराबर है। वो एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे जाके खत्म हो गया। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस को कवर किया है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियरली कवर किया है। ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा मानोगे तो लीनियरली कवर कर रहा है, ध्यान से। ठीक है, यहां से यहां तक के पाथ को उसने जो कवर किया है, ये एंगल में थीटा से बता रहा हूं। तो देखो ध्यान से समझना, यहां लिखा है एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर। ये रेडियस वेक्टर है, ये यहां पर है और यहां पर भी वही चीज है। यहां से यहां तक चलने की जिस पाथ को हमने बोला है, जितना एंगल उसने कवर किया है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो हम इसको थीटा से बता रहे हैं यहां पे। सही है बात? ठीक है, अच्छा, यहां पे आपको बहुत बार एग्जाम्स में यूजफुल क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है। तो बहुत इजी है, लीनियर और एंगुलर के बीच में अगर रिलेशन बताना है तो ये फॉर्मूले में इक्वल्स टू आर थीटा, ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन एस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा होता है। सही बात है, वो आपको ये यहां से बता दिया गया और एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में सॉल्व करने आ जाएगा। ठीक है, अभी दूसरी बात हम बात करेंगे यूनिट की। तो अगर मैं यूनिट की बात करूंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एंगल कवर कर रहा है, थीटा एंगल कवर कर रहा है। तो आपने क्लास 11th मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ा है कि थीटा हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। तब हम उसको एक यूनिट दे देते थे जिसका नाम था रेडियन। तो इसका यूनिट है रेडियन। अगर यूनिट रेडियन है तो उसके पास डायमेंशन होगा नहीं, तो m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻⁴ हो जाएगा। तो ये बात आसान थी, कोई प्रॉब्लम वाली नहीं थी। आई होप समझ में आया है। और अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद आगे बढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। किसकी तरफ? एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। तो चलो हेडिंग डाल दो अपनी बुक में, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी किसे कहा गया है? देखो, अगर एंगुलर वेलोसिटी के बारे में मैं बात करूंगा तो आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा, डेरिवेटिव है ना, थोड़ा थोड़ा। एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बस इतना सा है।
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर इसको एंगुलर वेलोसिटी को मुझे बताना है तो मैंने बताया है एंगुलर वेलोसिटी है तो हम इसको किससे बता रहे हैं, ओमेगा से बता रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा फॉर्मूले के बेस पे लिखता हूं ओमेगा। अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में कंसीडर करता हूं तो डी ओमेगा लिखता हूं, स्मॉल चेंज इन। ठीक है, तो स्मॉल चेंज के लिए डी यूज किया, डी ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज मतलब डी थीटा बाय डी टी। देखो इसको मैं समझाता हूं आपको, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम होता है, ये आप सब लोगों को पता है। तो हम क्या लिख रहे हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। ये फॉर्मूला हो जाता है जो हमने डेफिनेशन को पढ़कर लिख दिया। ठीक है, और अब इसकी यूनिट की बात करेंगे तो आप लोगों को पता है थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन और डिवाइड बाय टाइम हो गया है तो सेकंड होगा, तो यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। और उसी हिसाब से इसका डायमेंशन अगर नहीं आता है तो सीखो, क्योंकि आप क्लास 12th में आ गए हो और ये सारी चीजें आनी चाहिए आपको एज अ फिजिक्स स्टूडेंट। ठीक है, ओके। तो m⁻0 l⁻0 t⁻⁻1 ये डायमेंशन होता है। नहीं निकालना आता है डायमेंशन तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मैंने बहुत अच्छी तरह से इसका डायमेंशन निकालने का एक वीडियो बना के रखा हुआ है। उसमें PYQs भी मैंने जो CET में, नीट में, JEE में पूछे हैं वो क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद जरूर देखना। ठीक है, चलो डायमेंशंस के बारे में अगर बात क्लियर हो गई है तो अब हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में कुछ और भी नए फैक्टर्स को जानते हैं। पहली बात हम ये जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो बहुत आसान है, जैसे ऊपर वाला हमने देखा वैसे ही नीचे वाला v = r × ओमेगा, ये रिलेशन होता है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये वापस से हमें ऑसिलेशन में भी मिलने वाला है। तो थोड़ा इस पॉइंट को नीचे नोट कर लो, आप नोट करके लिखेंगे आप कि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, t इज टाइम पीरियड, t इज टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये हमें क्या बता रहा है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। इस पे एक क्वेश्चन भी है जो मैंने अभी कराऊंगा मैं। ठीक है, पहले एक और बात है जो मैं कवर कर दूं। दूसरा एक क्वेश्चन रहता है कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πf। 2πf मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है। तो f ये फ्रीक्वेंसी होता है, इसको हम n से भी बताते हैं, f से भी बताते हैं। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलो अब हम करेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन किस पे, दैट इज रिलेटेड विथ एंगुलर वेलोसिटी पे। ठीक है, और इस पे MCQ ये हमें CET में, JEE मेंस में देखने को मिला है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूं। देखो CET में एक साल में मैंने देखा क्वेश्चन वाज आस्क्ड और ये JEE मेंस में भी पूछा है, कैलकुलेट द डिफरेंस। ठीक है, इसको आप पॉज करेंगे वीडियो को और ट्राई करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हावर हैंड विथ मिनट हैंड। तो हमें डिफरेंस बताना था एंगुलर वेलोसिटी का हावर हैंड विथ मिनट हैंड। ठीक है, अब देखो ये बात थोड़ा ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चंस मैं एक तरीके से सॉल्व करा रहा हूं। ये क्वेश्चंस इस टाइप के सर्कुलर मोशन के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे इस साल के CET की बात करो, 2023 की, 2022 की, या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन्स की बात करो, मेंस की, नीट की, इनमें ये क्वेश्चंस ऐसे भरे रहते हैं। ठीक है, तो चलो अब पहली बात मैं बोलता हूं, एंगुलर वेलोसिटी हावर हैंड के बीच में और मिनट हैंड के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो पहले तो ये देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। देखो पहले मैं क्या लिखता हूं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, पहले हावर हैंड लिखते हैं। अब मुझे बताओ ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, बात सही है। इसी फॉर्मूले से क्यों चलना है, क्योंकि हमें पता है अगर एक हावर हैंड है तो उसके पास टाइम पीरियड हमें पता है उसका, तो हम सिर्फ उसके टाइम पीरियड से ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं अप्रोच आंसर की तरफ। ठीक है, तो टाइम पीरियड t दिया हुआ था, अब t कितना है, अब आप सोचो ना, अगर एक हावर हैंड है हमारे पास तो उसको एक पूरा मोशन लगाने के लिए कितना टाइम लगता है, 12 घंटे लगते हैं।
तो 12 घंटे लिखा। टाइम पीरियड है उसका एक सर्किट। टाइम पीरियड होता क्या है एक्चुअली, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, बस यही होता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो 12 घंटे लग रहे हैं, पर 12 घंटे ये हावर्स में है, हमको चाहिए सेकेंड्स के अंदर, क्योंकि सेकेंड एसआई यूनिट होता है। तो 12 इंटू हावर हैंड है मतलब 60 मिनट्स होंगे, बराबर है, एक घंटे में, और उसको इस यूनिट में एसआई में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट्स इंटू एक मिनट में 60 सेकेंड्स। तो ये होता है हमारा हावर हैंड के बीच का एंगुलर वेलोसिटी। सेम अप्रोच करेंगे हम, इस पे बढ़ेंगे, हावर हैंड की जगह पर हम मिनट हैंड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उसके बाद मिनट हैंड के पीछे बारे में बोला है। तो 2 पाई अपॉन टी, और मिनट हैंड के बारे में अगर मैं सोचूंगा तो मिनट हैंड एक चक्कर लगाने के लिए 60 मिनट लगता है, तो 60 इंटू एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड होता है, तो ये हो गया 60 इंटू 60। और अगर फाइनली अप्रोच करूंगा मैं, तो मुझे इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस में किस तरह से निकाल सकता हूं, तो ध्यान दो, एक्चुअली डिफरेंस ओमेगा क्या निकालना है, डिफरेंस, तो मैं रिजल्टेंट डिफरेंस बोलता हूं इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ हावर हैंड माइनस ओमेगा ऑफ मिनट हैंड। अब ओमेगा हावर हैंड का कितना है, 2 पाई डिवाइड बाय 12 इंटू 60 इंटू 60, और मिनट हैंड का कितना है 2 पाई इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो अब बाकी आप क्या काम करोगे, यहां से कॉमन निकाल लो, 2 पाई को कैलकुलेट कर लो। ठीक है, आपको इसका फर्दर कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए, एंड ये चीजें डिपेंड करती है ऑप्शंस के ऊपर, आपका ऑप्शंस किस तरह से दिया हुआ था। रेदर देन बाकी सारी चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैं थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा दूं तो 2 पाई अपॉन 60 इंटू 60 ये भी कॉमन आ सकता है, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 1। ठीक है, अब इसके आगे आप ऑप्शंस पे डिसाइड करेगा कि क्या आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। मिनट हैंड का, हावर हैंड का आपको मैंने यहाँ बोला है, सेकेंड हैंड का एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है, हावर हैंड का एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चंस पूछे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको निकाल के रखना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, ये लिख लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं हम। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे बताते हैं, अल्फा से बताते हैं। ठीक है, अब अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखेंगे तो सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज अगर मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन को फॉर्मूले के बेस पे लिखना है तो डी अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी लिख सकता हूं। ठीक है, ध्यान दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, बाकी इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे तो सो सिंपल इट इज, इसका यूनिट ऑलरेडी रेडियन पर सेकेंड था और डिवाइड बाय टी आ गया है तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट। ठीक है, चलो ये हो गया इसका यूनिट। इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो सिंपल है यार, डायमेंशन निकालना अब इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। डायमेंशन ये होता है m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻², -2 होता है, याद रखना। इधर हमारे पास पहले वाले फैक्टर का स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आएगा तो t⁻² हो जाएगा। थर्ड फैक्टर आता है इसका रिलेशन, तो लीनियर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, बस सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ हमारे पास लीनियर और एंगुलर के बीच में रिलेशन भी पता चल रहा है, जो कि हमको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है। साथ साथ हमने अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट देख लिए जो हमें एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स हम उसको कहेंगे द फोर्स विच एक्ट्स along the radius towards the center, the force which acts along the radius towards the center is called centripetal force। इसको थोड़ा सही से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और विथ वेलोसिटी v से रन कर रहा है, इट इज हैविंग, देखो रेडियस r है, इसका क्या है, रेडियस r है। ठीक है, और इस ऐसे मोशन को हम सेंट्रीपिटल मोशन बोलते हैं जिसमें द फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस के साथ ही वो फोर्स काम करेगा, बट टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब रेडियस का डायरेक्शन इधर है, मतलब रेडियस है इतना, पर सेंटर की तरफ ये फोर्स है, तो इस टाइप के फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है,
और सेम वाइस वर्सा यहां पे हो जाता है, द फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस, द फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर आगे की तरफ भाग रहा है, मतलब कहां, तो इधर से आगे की तरफ, यहां पर इस डायरेक्शन में इधर से आगे की तरफ जब भागेगा तो वो कौन सा मोशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और अवे फ्रॉम द सेंटर को ये हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज अ रियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, रियल फोर्स है। और ये क्या है, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बोलेंगे तो ये होता है सूडो फोर्स। कौन सा फोर्स, सूडो फोर्स, ठीक है। ये फोर्स इट ऑबेज सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन को ही फॉलो करता है, इट ऑबेज सर्कुलर मोशन। इट इज ड्यू टू सर्कुलर मोशन, मतलब ये कारण है सर्कुलर मोशन के होने की वजह से है, ये सर्कुलर मोशन के होने की वजह से है, ठीक है। इट ऑबेज, ये सर्कुलर मोशन को ही फॉलो करता है, ठीक है। अगर ये है तो ही ये मोशन हो सकता है, ये याद रखना सबसे बड़ी बात। इसलिए इसको क्या कहा है, सूडो फोर्स का है। दिस इज नॉट अ रियल फोर्स, ये हो ही इसकी वजह से रहा है, इसलिए इसको रियल फोर्स और इसको सूडो फोर्स का है, ठीक है। आगे थर्ड फैक्टर, इट अराइजेस ड्यू टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से अराइज हो रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझने के लिए हमें न्यूमेरिकल्स और इन फैक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, और थोड़ा इमेजिन करने के लिए हम ये चीज जो है ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर बताना है तो जो आदमी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ और गाड़ी चला रहा है वो कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स को फील नहीं कर सकता है। समझ में आ रही है बात? ये सेंट्रीपिटल फोर्स तभी फील होगी कोई आदमी अगर उसको बाहर से देख रहा है। जैसे कोई आदमी अगर सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम रहा है तो उसको कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स फील होगा ही नहीं। वो तो वो बाहर जो आदमी खड़ा है, जो उसको देख रहा है, उसको पता चलता है कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है। यही इसका मीनिंग है कि इट अराइजेस ड्यू टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इनर्शियल फ्रेम की वजह से अराइज नहीं होता है, ठीक है। इस पे फील आती है इसमें, ठीक है, कि ये हमें पता चलता है अंदर। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा और वही हमारा अगला पॉइंट है, एग्जांपल। तो आप लिखो, ये एग्जांपल थोड़ा लंबा है। अभी हम सबको पता है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। द नेसेसरी centripetal force is given by gravitational force of attraction. The necessary centripetal force is given by gravitational force of attraction between them, ठीक है। यहां क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो तैयार हो रहा है वो अर्थ और सन के रिवॉल्यूशन, अर्थ जो है वो सन का रिवॉल्यूशन कर रहा है तब हो रहा है। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्शन हो रहा है, इसकी वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स वहां तैयार हो रहा है। इसका एग्जाम्पल देना होगा ना, तो इसका एग्जाम्पल है, देखो बहुत सही चीज है। जब हम टर्न लेते हैं ऑन ए कर्व, ठीक है, ऑन ए कर्व मतलब क्या, वी ऑन ए कर्व बस टेक्स आउटवर्ड पुश, बस टेक्स। अब जब भी हम कर्व रोड के अंदर है, बस क्या कर रहा है, टर्न ले रहा है, बस टेक्स टर्न, एंड यहां लिखता हूं, एंड वी फील आउटवर्ड पुश ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वी फील आउटवर्ड पुश
टूवर्ड्स ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। एक जब बस टर्न ले रहे हैं, टर्न लेता है ना बस, तब हम देखो ऐसे बाहर की तरफ ऐसे है, लग रहा है कि फेंके जा रहे हैं, बराबर है। तो ये हो क्यों रहा है पता है? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे प्रेजेंट है। ये हम फील ले सकते हैं, वो भी अंदर अंदर बैठे बैठे ही। ये बहुत सही चीज है। तो बस टेक्स टर्न एंड वी फील आउटवर्ड पुश ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज मैं बता रहा था कि वी कैनॉट टेक द फील ऑफ सेंट्रीपिटल। ये कोई अंदर बैठा हुआ आदमी नहीं बोल सकता है कि मैं सेंट्रीपिटल फोर्स फील कर रहा हूं। सेंट्रीफ्यूगल फील होता है, सेंट्रीपिटल नहीं। वो आदमी कोई बाहर से देख रहा है तो ही वो बता सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे वो आदमी के अंदर मतलब वो टेक प्लेस हो रहा है वहां पर, ठीक है। इस तरह से हमने आज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारी चीज देखी। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम और भी अच्छी वीडियोस लेकर आने वाले हैं, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके पार्ट 2 के साथ।